मेरा नाम आयुब रस्तोगी है और मैंने 2010 में सुपरटेक एक प्रोजेक्ट में इकोविलेज 3 में घर बुक किया था। और जब 2010 में सुपरटेक के प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च हुए तो इनका जो नारा था वो ये रोटी कपड़ा और मकान था। रोटी कपड़ा और मकान एक होम बायर की, जो मिडिल क्लास होम बायर है, उसकी एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी कि भाई उनको एक घर चाहिए। दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी कि वो कहीं घर पे अब लेना उनके लिए एक सपना था। तो जब नोएडा एक्सटेंशन में ये सुपरटेक और बाकी बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और सुपरटेक ने स्पेसिफिकली रोटी कपड़ा और मकान स्लोगन दिया, तो मिडिल क्लास लोगों को लगा कि उनके जो सपना है वो साकार होने वाला हो सकता है और उनका ये सपना घर लेने का भी, और नोएडा ग्रेटर नोएडा में वो अपना घर लेके रह सकते हैं। तो उस समय काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोगों ने अपने वहाँ पे घर बुक किए और उसके बाद फिर धीरे धीरे पेमेंट हुआ, बैंकों ने लोन दिया और लोगों को लगा कि हाँ उनके सपने साकार हो जाएंगे। 2011 के एंड में अचानक से एक इशू क्रिएट हुआ, जो शाहबेरी में जो फार्मर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए और वहाँ से उन्होंने लैंड पे स्टे लिया। रीज़न क्या था? ये जो लैंड थी यहाँ पे, ये पहले इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनको बिल्डर्स को दे दी। अब फार्मर्स का कहना भी सही है, उनका ये था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उनकी लैंड एक्वायर हुई है तो खेती के लिए तो जगह नहीं बची, तो उनके बच्चे, इंडस्ट्री बनेगी तो उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो उसके अब रेसिडेंशियल यूनिट आएंगे तो उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनका भी कहना सही था। उसके बाद वहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन कैंसिल कर दिया गया और जो होम बायर ने जहाँ पे बुक किए थे जिन्होंने घर, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान किया गया। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, जैसे आम्रपाली के भी थे, सुपरटेक के थे, और उनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया गया। उसी दौरान एक चीज इशू आया कि जो ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट थे वो सोल्ड आउट थे, उनमें भी कन्वेंशन एंट्री थी और इन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए। तो फिर एक परचेजेबल एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जहाँ पे 1.75 एफआईआर था वहाँ पे 2.75 किया गया, सो दैट वहाँ पे फ्लैट एक्स्ट्रा बना सके और इन लोगों को भी अकोमोडेट किया जा सके। तो 2.75 एफआईआर करके यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए गए। तो जहाँ पे 15 मंजिल बनने थे वो 23 मंजिल बन गए, जहाँ पे पार्क की जगह थी वहाँ पे टावर दूसरे नए खड़े हो गए। तो लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा, बट लोगों ने फिर भी सोचा कि उनको घर तो मिल जाएगा। तो धीरे धीरे उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेनली कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान थे उसमें आपको 10% पेमेंट करना था। फ्लैक्सी प्लान था उसमें आपको 50% डाउन पेमेंट फर्स्ट टाइम पेमेंट करना था। उसके बाद फिर 10% की इंस्टॉलमेंट थी और एक डाउन पेमेंट था जिसमें आपको 90% डाउन पेमेंट करना था और 10% आपको फाइनल पोजीशन के टाइम पे देना था। तो काफ़ी सारे लोगों ने डाउन पेमेंट और फ्लैक्सी में लिया, ये सोच के कि उनको पैसे तो देने ही है, तो आज दें या कल दें, तो दे देते हैं। बैंक से लोन लेके उन्होंने लोन कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन की डिमांड इस तरह की थी कि 7वें 8वें फ्लोर के आने के बाद, इस स्ट्रक्चर के बाद बिल्डर अपना 90-95% पैसा ले रहा था। उसके बाद जब 2012 में ये शाहबेरी वाला इशू आया और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, तो फिर बैंकों ने उनको दोबारा से लोन दिया। उसके बाद फिर कुछ लोगों की यूनिट कैंसिल भी हुई, तो उसमें बहुत सारे होम बायर्स के साथ तब भी इशू आए। तो पहला सबसे बड़ा इशू यहीं पे शुरू होता है कि जब शाहबेरी का लैंड कैंसिलेशन हुआ। उसके बाद इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए कि बिल्डर्स को दूसरी जगह भी लैंड देनी है, बिल्डर्स ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर अथॉरिटी ने क्या किया कि 10% पेमेंट पे बिल्डर्स को लैंड दे दी और उनको बोला कि आप 10 साल की ईएमआई बना देंगे, तो एवरी ईयर आपको 10% देना है, सो दैट कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके और होम बायर्स को एकोमोडेट किया जाए। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बाहर से लोग आ रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, तो वहां पे लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो अथॉरिटी का ये उस समय तक एक अच्छा प्लान था कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है होम बायर्स को भी घर मिल जाएगा। बट इसमें क्या हुआ, कुछ बिल्डर्स ने तो पेमेंट कर ईयरली पेमेंट किया अथॉरिटी को, कुछ ने पेमेंट नहीं दिया। अब 2014 तक आते आते काफी बायर्स का, सुपरटेक में इकोविलेज 3 की बात कर रहा हूं, तो उसमें काफी सारे बायर्स का 95% पेमेंट चला गया। जैसे ही बिल्डर ने देखा कि 95% पेमेंट चला गया और अभी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और आधा बायर तो लगभग अपना 95% दे चुके हैं, तो बिल्डर ने काम करना बंद कर दिया। 2016 तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर कभी जब हम जाते थे, हम लोग बोलते थे कि भाई क्या इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो बिल्डर में ये बोलता था हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे दूसरी यूनिट बिकेंगी। तो या उसके बाद फिर एक और सबसे बड़ा जो इशू हुआ, जब 2.75 एफआईआर हुआ, उसके बाद अथॉरिटी ने 3.5 एफआईआर के लिए एप्लीकेशन मंगाई। तो सुपरटेक ने क्या किया कि इकोविलेज 3 में 3 एफआईआर के हिसाब से G1 से G8 टावर लॉन्च किया और एक 27 हाइट, जिसमें पहले
1 BHK के स्टूडियो अपार्टमेंट बने थे, वहां पे 2 BHK लॉन्च कर दिए और लोगों को सेल आउट कर दिए। अथॉरिटी में उन्होंने एप्लीकेशन दी FIR बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, अथॉरिटी में जब आपने एप्लीकेशन दी, आपको एक सर्टेन टाइम में उसका फीस पे करना पड़ता है FIR बढ़ाने के लिए, उन्होंने वो नहीं किया। होम बायर्स ने बुकिंग कर लिया, सबवेंशन में लोगों से फ्लैट बुक कराए, उसके बाद में वो उनका जो अलॉटमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। लोग हाई कोर्ट में चले गए और अथॉरिटी ने उसको कैंसिल कर दिया। इसमें से फिर वही प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आज भी जीवन से जिए टावर में रफली 70 लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है, और वो उनको ये भी नहीं पता है कि उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है हाई कोर्ट ने बंद किया हुआ है। यहां से सबसे बड़ा शुरू होता है। अगर आप अथॉरिटी किसी एलओटी को कोई प्लॉट देती है और वो अपना पेमेंट नहीं करता है, अथॉरिटी उसका प्लॉट कैंसिल करके रीसेल कर देती है। बिल्डर्स ने अपने पेमेंट नहीं किए, ड्यू नहीं दिए, किसी भी बिल्डर से लैंड एक्विजिशन आज तक उससे वापस नहीं लगी। क्यों? हमारा अथॉरिटी से सबसे बड़ा सवाल ये है। ये जो सबसे पहले इशू शुरू हुआ अथॉरिटी और बिल्डर के एक नेक्सस से शुरू हुआ, उसमें उसके बाद योगी जी ने अभी जब लास्ट टाइम कुछ जो CEO है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। इवन जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने क्लियरली वर्डिंग में लिखा था कि नोएडा अथॉरिटी के आंखों से भ्रष्टाचार टपकता है। अब इस तरह के कमेंट्स अगर एपेक्स कोर्ट कर रहा है तो आप समझिए कि कितना ज्यादा इसमें इश्यूज रहे होंगे और होम बायर ने क्या क्या सफर किया है। यहां से अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद होम अथॉरिटी का पे नहीं किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए ये मैटर चला जाता है NCLT कोर्ट में। जब NCLT कोर्ट में चला जाता है तो वहां से सबसे बड़ा इशू क्या निकल के आता है कि हमें बोला गया कि सुपरटेक इक्विवेलेंस टू इंसॉल्वेंट है, बाकी प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंट नहीं है, IRP के अंडर में सुपर कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद भी एक भी ईंट या कोई कंस्ट्रक्शन कहीं कोई कंप्लीट नहीं हुआ। जो यथास्थिति 2016 या 17 में थी, सेम वही स्थिति आज भी बनी हुई है। होम बायर आज भी तरस रहे हैं। सुपरटेक में रफली 35,000 फ्लैट हैं जिसमें से अभी भी 15,000 लोगों को फ्लैट मिलने बाकी हैं। सोचिए 2010 से लेके अभी तक 15,000 लोग अभी भी बेघर हैं जिनको घर नहीं मिले हैं। ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, टोटल 18 प्रोजेक्ट की हालत है। और ऐसा नहीं है सुपरटेक लिमिटेड की एक ही कंपनी, सुपरटेक लिमिटेड की काफी कंपनियां हैं और उसमें सुपरटेक लिमिटेड के 18 प्रोजेक्ट है। सुपरटेक टाउनशिप का एक प्रोजेक्ट है गोल्फ होम्स, वो भी सुपरटेक टाउनशिप भी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। सुपरटेक रियलेटर्स है, वो भी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। सुपरटेक ओवरबी स्क्वायर है, वो भी इंसॉल्वेंट हो चुका है। एक एक करके सुपरटेक ग्रुप की सारी कंपनियां इंसॉल्वेंट हो रही हैं। और इसमें क्या हो रहा है, वो नई कंपनियां बना रहे हैं। एक नई कंपनी बनाई उन्होंने सब रियलेटर्स के नाम से। गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ह्यून प्रोजेक्ट, वो दूसरी कंपनी के नाम से लॉन्च करते हैं। तो एक मुखौटा से दूसरा मुखौटा। और हम ये मानते हैं कि सुपरटेक इकोविलेज 3, इकोविलेज 1 और इकोविलेज 2 यहाँ पे होम बायर से पूरा पैसा लिया गया। उसके बाद ना तो अथॉरिटी को पैसा दिया गया, ना होम बायर को घर मिला, और बैंकों से आपने लोन भी ले लिया और बैंक को कोई EMI भी नहीं दिया, तो पैसा गया कहाँ? इवन IRP की जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि रफली 9,000 करोड़ मिसमैच है। IRP उनका कोई भी डिटेल नहीं देने के लिए तैयार है, या IRP के पास है ही नहीं। बट अगर हम देखें 2.5 साल में IRP की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 180 दिन का टेट होता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंसॉल्वेंट होता है। अब 2.5 साल होने के बाद भी हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। उसके बाद जब हम लोगों को हमने देखा कि इक्विवेलेंस 2 में इस तरह से इशू आए कि होम बायर्स इतने सफर कर रहे हैं, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये मैटर NCLT में चल रहा है तो आप वहीं चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई वहां सॉल्व नहीं होता तो आप हमारे पास आइए। वापस फिर दोबारा से मैटर NCLT में आता है। NCLT में क्योंकि होम बायर का कोई टिक नहीं है, IRP अपनी मर्जी से AR बना देता है, होम बायर का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उनको होम बायर की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो IRP अपॉइंटेड AR होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 3 मई को कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया। IRP ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट के AR बनाए हुए थे जो IRP अपॉइंटेड थे, हमने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने वो उनको हटा दिया। उसके बाद फिर हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो AR है वो होम बायर के बीच में से होना चाहिए, क्योंकि एक होम बायर का दर्द एक होम बायर ही समझ सकता है। तो उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप AR होम बायर्स को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाइए। तो उसके बाद हर प्रोजेक्ट से 2 से 3 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बने। इक्विवेलेंस 3 से चेतन जी बने और प्रदीप वर्मा जी बने। उसी समय फिर हमें लगा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक एसोसिएशन की जरूरत है। फिर हमने इक्विवेलेंस 3 वेलफेयर एसोसिएशन के लिए प्रयास किया और इक्विवेलेंस 3 वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। मैं उसमें सेक्रेटरी भी बना। लोगों ने मुझे जिस तरह से उनको लगा कि मैं
इस चीज़ को आगे लेके चल रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निर्वाह करूँ। उसके बाद फिर हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से ये जो IRP के जो प्लान्स हैं वो पूरी तरह से भी फिजिबल नहीं है। IRP ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने क्या किया, हमारा जो इक्विवेलेंस 3 है उसमें रफली 18 महीने का उन्होंने प्लान दिया, जिसमें 120 करोड़ के आसपास का जो ड्यू है वो होम बायर से आना था। बट उनका प्लान इस तरह का था कि वो बैंकों को और अथॉरिटी को फेवर कर रहा था। तीसरे महीने में ही सेकंड क्वार्टर में अथॉरिटी को 35 करोड़ रुपए और बैंकों को देने थे। वो पैसा तो होम बायर का था, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, वो पैसा अगर अथॉरिटी को चला जाएगा तो फिर होम बायर क्या करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि होम बायर का टोटल ड्यू 120 करोड़ रुपए 1.5 साल में अथॉरिटी और बैंकों के पास चला जाए। उसको बोला उन्होंने पूल एंड बिल। तो अगर सारा पैसा बैंकों और अथॉरिटी के पास ही चला गया तो बायर के पास फिर कहां से पैसा बचा और देने के लिए। उसके लिए हमने एक और में ऑब्जेक्शन किया और वो प्लान सारे कैंसिल हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको किस तरह से हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि होम बायर को घर मिले। फिर हम लोगों ने PMO, NCLT, NCLT और जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं वहाँ पे हरदीप पुरी जी उस समय हाउसिंग मिनिस्टर थे, उनको अप्रोच करना शुरू किया। और फिर हम लोगों को थोड़ा लगा कि हाँ चीज़ें अगर कोर्ट में जाएंगी, हम लोग अपने आप को अच्छे से रखें, अपने जो विचार हैं या जो हमारा होम बायर का जो टेक है उसको अच्छे से रखें, तो हम लोगों को अपना होम घर मिलने की दिशा में एक छोटा सा दिशा दिखाई देती है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने अपने एडवोकेट हायर किए। फिर जब हम लोगों ने हर एक प्रोजेक्ट से 2 से 3 होम बायर AR बनाए गए, उसके बाद हमने उनसे बात करना शुरू किया और फिर होम बायर 12 प्रोजेक्ट के होम बायर ने कंबाइंड होकर एक NCLT कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें वो रफली 26,000 होम बायर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये सारे होम बायर हमने एक एसोसिएशन बना के और AR बन के उसमें कोर्ट में हम लोगों ने जब डाला, तो अभी हमारी हियरिंग चल रही है। उसके बाद फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि इसमें NBCC आए, क्योंकि सुपरटेक ने क्या किया, पहले उन्होंने बोला कि एक ओक्ट्री है सिंगापुर की कंपनी, वो फाइनेंस करेगी, वो 1200 करोड़ रुपए लेके आ रही है। 1 साल उसमें कोर्ट का बर्बाद किया। 1 साल के बाद ओक्ट्री ने बोला नहीं, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक वार्दे पार्टनर आते हैं, फिर एक वॉइंट सॉल्यूशन आता है। उसके बाद डिफरेंट छोटी छोटी कंपनी आती हैं जो बोलते हैं हम एक प्रोजेक्ट को लेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट को लेंगे, तीसरे प्रोजेक्ट को लेंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इकोविलेज 1, इकोविलेज 2 और इकोविलेज 3 सबसे पहले लॉन्च हुए और इनका पैसा साइफन ऑफ होकर दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया। तो जब तक कोई एक ही कंपनी सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर नहीं करेगी तो आप ये कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट का पैसा उसी में लगा उस प्रोजेक्ट, क्योंकि पैसा तो पहले ही साइफन हो चुका है। और अगर कोई प्रोजेक्ट नेगेटिव है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कोशिश यही है कि कोई भी अगर RA आता है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है, तो सारे प्रोजेक्ट को एक साथ ले, क्योंकि ये इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में गया उसको कैसे ट्रैक किया जाए। तो जब सारे प्रोजेक्ट का रिजोल्यूट एप्लीकेंट एक ही रहेगा, तो अगर कोई प्रोजेक्ट सरप्लस है, कोई प्रोजेक्ट कैश नेगेटिव है, तो वो वहां से मैनेज हो जाएंगे। दूसरा, जब एक ही रिजोल्यूट एप्लीकेंट 4 प्रोजेक्ट करेगा तो उसके जो कॉमन फैसिलिटीज हैं वो यूज कर सकता है। जैसे वो उसकी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, वो एक ही कंस्ट्रक्शन मशीनरी को 2 प्रोजेक्ट के लिए यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से क्या होगा कि आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद इसमें NBCC आता है। NBCC को भी अपोज करने के लिए सुपरटेक ने एक सुपरटेक ग्रुप बायर एसोसिएशन बनाया, जिसमें जो सुपरटेक बैक्ड कुछ लोग थे और उन्होंने उसको अपोज किया और NBCC को बोला गया कि NBCC ना आए। पूरा प्रयास किया गया कि NBCC ना आए। आज की डेट में हम लोगों ने एक फिर होम बायर्स के साथ एक सर्वे किया, जिसमें होम बायर्स ने 97 हम रफली 2300 होम बायर ने उसमें अपना सर्वे के लिए इनपुट दिए और 2300 होम बायर में से 97% होम बायर ने बोला कि उनको NBCC चाहिए। क्योंकि NBCC का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने ये देखा है कि आम्रपाली के केस में पिछले 5 साल में NBCC ने 22,000 फ्लैट बना के दिए, जबकि इसमें कोविड भी था। और NBCC बोलता कि अगले 1 साल में वो बाकी बचे हुए 10 से 12,000 फ्लैट बना के भी दे देगा। तो NBCC का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और NBCC बीइंग एज गवर्नमेंट कंपनी, वो केवल प्रोजेक्ट को एज ए टेक ओवर नहीं पूरा कर रहे हैं, वो उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करके देंगे। तो हम लोगों का ये है कि उसमें जो भी एक्सेस कैश फ्लो बचता है वो उसको मार्जिन की तरह यूज नहीं करेंगे, वो उसको वापस प्रोजेक्ट में कॉमन फैसिलिटी के डेवलपमेंट में लगाएंगे, जो एक अच्छी चीज है और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। तो इसीलिए हम लोग NBCC को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। बट NBCC की कुछ कंडीशन थी जिसके लिए हमने कोर्ट ने हमसे ऑब्जेक्शन मांगे थे, हमने अपने ऑब्जेक्शन भी फाइल किए। जैसे उसमें NBCC ने बोला था कि वो 100 करोड़ का जो इंटरिम फंडिंग है वो होम बायर खुद करें।
होम बायर कहाँ से फंडिंग करेंगे? उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, फिर जब हम लोग कि वो या तो स्वामी फंड से आए या फिर कोई बैंक्स है वो वहाँ से उसको एज ए सेक्शन 8 कंपनी बना के वहाँ से लोन ले, जैसा आम्रपाली के केस में किया। तो उसके लिए भी वो लोग ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हमने ये अपने ऑब्जेक्शन जो जहाँ पे हम लोगों को लगा कि होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमने वो अपने पॉइंट्स बना के कोर्ट में सबमिट किया और कोर्ट ने बहुत अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया। एनसीएलटी कोर्ट में हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से ये मैटर चल रहा है अगले 3 से 6 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व हो जाना चाहिए सारा, और किसी एनबीसीसी या और भी कोई अगर कोई दूसरा रेजुलेंट एप्लीकेंट आता है इसको टेक ओवर करके पूरे प्रोजेक्ट को बनाए। तो इसमें होम बायर जो पिछले 15 साल से सफ़र कर रहे हैं उनको एक आशा की किरण दिखाई देती है एनबीसीसी के रूप में। तो यही हमारा जो अभी अगली जो कोर्ट में डेट है वो 21 को है, और हम लोगों का भी यही है कि इसमें जो होम बायर्स के लिए जितना भी कुछ हो सकेगा हम लोग करेंगे। उनकी आवाज़ को हम लोग जिस फोरम पे हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ईओडब्ल्यू में जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग नोएडा कमिश्नर से भी मिले हैं, उसके बाद डीसीपी क्राइम से भी मिलते हैं, एनसीडीआरसी में बहुत सारे लोग गए, बट क्योंकि मैटर फिर एनसीएलटी में है तो एनसीडीआरसी के जो रूलिंग है या रेरा की रूलिंग है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीएलटी में आके होम बायर परेशान भी हो जाता है। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि एनसीएलटी एक ऐसा कोर्ट है जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन से कनेक्ट नहीं है। वहाँ पे क्या बैंकिंग ऑफिशियल्स के बैंकिंग के अलग गाइडलाइंस है। तो होता क्या है कि जब एक कोई प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जाता है तो होम बायर का कोई क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो होम बायर अपने आप को व्यथित और अकेला समझता है। अब कोर्ट ने जो होम बायर को रिप्रेजेंटेटिव बनाया उससे होम बायर एम्पावर्ड हुआ है और अपनी बात को अच्छे से कोर्ट में रख पा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से और यही इसमें बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे यही निवेदन है कि इसमें होम बायर्स बहुत सफ़र कर चुके हैं, उनको और सफ़र मत कराइए। इस मैटर को जितना जल्दी रिजोल्यूशन इसका हो सकता है वो कराइए, क्योंकि 15 साल कोई छोटी समय नहीं होता है। लोगों ने अपने घर में लोगों को खोया है। कुछ लोग जो अपने रिटायरमेंट का वेट कर रहे थे वो रिटायर हो चुके हैं। 2010 में सोचे किसी ने, अगर किसी का एज 55 साल है, उसने सोचा कि मैं 4 साल में मेरे को घर मिल जाएगा, रिटायर होऊंगा तो मैं अपने घर में रहूंगा। आज वो अपने घर में ना रह नहीं सकता। आप सोचिए कि जो रहना छोड़िए कि आदमी सोचता है कि उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे उसके घर में बड़े होंगे, उसकी बेटी है, उसकी शादी होगी। कोई तो आदमी सोचता है कि यार मेरी अर्थी उठेगी तो मेरे घर से उठेगी। आपके पास कुछ नहीं है। तो मेरा सब लोगों से यही प्रयास है कि इस चीज को जितना अपने लेवल पे सपोर्ट कर सकें करें, और होम बायर को जो इतना त्रस्त है उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सभी होम बायर्स की तरफ से ये आपसे यही अपेक्षा है। जी आयोग जी, इसमें जो अथॉरिटी का जो रोल रहा हुआ है, नोएडा अथॉरिटी का या फिर बैंकर्स का जो लैंड किए हैं पैसे, जी, तो क्या उनकी तरफ से चूक हुई है मॉनिटरिंग करने में? देखिए, इसमें जो मैंने पहले भी बोला कि अथॉरिटी, बैंक और बिल्डर का एक नेक्सस था। किस तरह से आप उसको थोड़ा? हाँ, मैं उसको इलेबोरेट इस तरह करता हूँ। जब अथॉरिटी ने 10% पेमेंट लेके बिल्डर को जमीन दी, उन्होंने क्यों कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं बनाई कि अगर कोई बिल्डर फाउल करता है तो उससे बिल्डर से वो कैसे आप रिकवर करेंगे। अब नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो क्या रहा है, लोगों के घरों की रजिस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्डर ने लैंड के ड्यू पे नहीं किए हैं। अब इसमें होम बायर अपना पूरा पैसा पे कर चुका है और लोगों के घर की रजिस्ट्री नहीं है, इसमें होम बायर की कहाँ गलती है? इस चीज को सॉल्व करने के लिए योगी जी ने, मैं उनका बहुत आभार करता हूँ, योगी जी ने 2 महीने पहले एक प्लान किया जिसमें उन्होंने बोला कि बिल्डर जिनका ड्यू बचा वो 25% पेमेंट करें और लोगों के घरों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो उसमें भी कुछ लोग बिल्डर्स ने पेमेंट किया और सौभाग्य से काफी सारे प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं। तो हम लोगों का यही आग्रह है सरकार से कि वो कुछ लीनियंट पॉलिसी लेके आए, तो जो स्टक प्रोजेक्ट है जहां पे रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो दोबारा से शुरू हो सके। यहाँ पे अथॉरिटी ने अब थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना शुरू किया है, बट जो उस समय की विगत सरकारें थी और सब विगत जो थे, इवन कोर्ट ने भी बोला है कि ये सारे जो भ्रष्टाचार हैं, ये इनकी जो जननी है वो अथॉरिटी से ही शुरू होती है। उसके बाद अगर हम बैंकों की बात करें, बैंकों ने सबवेंशन के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड किया। आरबीआई ने खुद बोला है कि सबवेंशन स्कीम बंद होनी चाहिए। सबवेंशन में आपने प्रोफाइल फंडिंग की, मेरे नाम पे बिल्डर को पूरा का पूरा पैसा दे दिया,
मेरा एक फ्लैट का कॉस्ट था 30 लाख रुपए, आपने उसको 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए पूरा दे दिया, बिल्डर ने तो फ्लैट बनाया नहीं। अब आप क्या करते हो, सबवेंशन में क्लियरली मेंशन है कि जब तक होम बायर को घर नहीं मिलेगा तब तक उसकी जो ईएमआई है वो बिल्डर देगा। बिल्डर ने ना घर बनाया और उसने बैंक को भी ईएमआई देना बंद कर दिया। बैंकों ने क्या किया, सेक्शन 188 के नोटिस भेजने शुरू कर दिए, लोगों को बोला कि आपके घर कुर्क करा लेंगे। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने नो कोएर्सिव एक्शन का ऑर्डर दिया। अब उसके बाद में होम बायर ने थोड़ा सा रिलीफ का सांस लिया। अभी भी ये मैटर ओपन है कि सबवेंशन के टाइम पे जो इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगा। ठीक है, होम बायर प्रिंसिपल पे करने के लिए तैयार है क्योंकि उसको पे करना है, बट इंटरेस्ट क्यों पे करेगा, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट बैंकों ने और बिल्डर ने बनाया कि जब तक आपको घर नहीं मिलता तब तक हम पे करेंगे इंटरेस्ट। तो दूसरा ये चीज है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज ये है कि जब लोगों ने देखा या बैंकों ने भी देखा, बैंकों के भी फ्रॉड सबसे बड़ा क्या है, जब बैंकों ने देखा ये प्रॉपर्टी स्टक हो गई है, तो जहां पे दूसरे बैंक इंटरेस्ट रेट आपको 8 या 9% चार्ज कर रहे थे, इंडिया बुल्स और कुछ ऐसे बैंक हैं जो 15% होम बायर से चार्ज करने पड़े, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉपर्टी तो स्वैप हो नहीं सकती, दूसरा कोई लोन देगा नहीं। तो जिसका ईएमआई 10,000 रुपए जा रहा था उसका ईएमआई 15,000 रुपए हो गया। आप सोचिए कि होम लोन सब जगह पे 8 या 9% है, इंडिया बुल्स किसी से 15% क्यों चार्ज कर रहे हैं? इसके लिए क्योंकि वो एनबीएफसी है, आरबीआई के अंडर में, कभी उसकी बहुत सारी गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो होम बायर को परेशान कर रहे हैं वो एनबीएफसीज हैं, वो कर रहे हैं। और इसमें इंडिया बुल्स जो अभी एक्रे बन चुका है उसका नाम सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो सबसे बड़ा जो इसमें बिल्डर का, अथॉरिटी का और बैंकों का जो नेक्सस है, बैंकों और बिल्डर का नेक्सस सबवेंशन स्कीम है, और अथॉरिटी और बिल्डर का जो नेक्सस था वो जो 10% पेमेंट लेके जो दिया गया, 10% पेमेंट लेके दिया गया, अच्छी बात थी, बट आपने उसको फॉलो अप नहीं किया, आपने उसको रिकवर नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा चीज है। आज की डेट में सुपरटेक के पास में इको विलेज 3 की बात करो तो रफली 160 करोड़ रुपए अथॉरिटी का ड्यू है, जो 2010 से लेकर उसको अब तक देना था। क्यों नहीं दिया? और नहीं दिया तो अथॉरिटी ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। कहा आप ईओडब्ल्यू गए, आपने एफआईआर करी बिल्डर के अगेंस्ट, कोई एक्शन नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि ऐसा हुआ क्यों, और इसमें अल्टीमेटली सफर किसने किया? होम बायर ने। तो कुछ बायर से बात हुई और वो कह रहे थे कि अथॉरिटी का पैसा बाकी है, तो वो बैंक या डेवलपर्स लेने के बजाय वो फ्लैट बायर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिसमें आपने तो पैसा दे दिया है ना, लेकिन जो बिल्डर है और जो अथॉरिटी के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि इसमें आप क्यों सफर इतना ज्यादा कर रहे हैं? और ये आपने अथॉरिटी के सामने उठाया तो क्या बात आप तक आई, पहुंची, क्या बात कही गई आपको? देखिए, अथॉरिटी में हम लोग अभी जो एसीओ है सोमेश श्रीवास्तव जी, उनसे भी मिले थे क्योंकि कोर्ट का भी ऑर्डर था। तो हम लोग उनसे मिले थे। उन्होंने यही बोला कि जो अथॉरिटी का जब तक ड्यू नहीं क्लियर होता तो रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि अथॉरिटी को लैंड चाहिए। एक बार अगर फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई, क्योंकि जब एक सोसाइटी में हम लोग बोलते हैं अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है कि इस तरह से अगर आपने एक घर लिया, आप उसको बोलते हैं 100 स्क्वायर मीटर का, बट क्योंकि सोसाइटी में तो आप लैंड नहीं बेच सकते, तो अगर एक सोसाइटी है जिसमें 100 एकड़ की सोसाइटी है और वहां पे 1000 फ्लैट है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ जो है वो 10 होम बायर के नाम पे हो गया, बट वो अनडिवाइडेड रहेगा, कभी आप उसको इंडिविजुअली सेल नहीं कर सकते, तब रजिस्ट्रियां होती हैं। अब यहाँ पे तो क्योंकि वो बिल्डर ने लैंड का पे नहीं किया अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी ऑनर है लैंड की, तो उसको रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसी के लिए जो योगी जी ने उन्होंने एक शुरुआत की थी कि 25% बिल्डर दें, जहां पे प्रॉब्लम किसी वजह से हुई है, उसके बाद रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो कुछ बिल्डर ने पैसा पे किया, कुछ ने नहीं किया। अब उसमें दूसरा फिर लोग ज्यादा परेशान हुए, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट भी गए। इवन हाई कोर्ट में लोटस 300 है या लोटस बुलवार्ड है, उसके कुछ होम बायर गए थे। वहां पे हाई कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर किया कि अगर नोएडा अथॉरिटी का ड्यू है तो वो होम बायर की रजिस्ट्री नहीं रोक सकती, क्योंकि होम बायर तो ऑलरेडी पूरा पैसा पे कर चुका है। और रजिस्ट्री ना होने का नुकसान क्या है? रजिस्ट्री ना होने का नुकसान ये है कि आप जब होम लोन लेने जाते हैं या रीसेल करते हैं, कोई बैंक उसको लोन नहीं करता है, तो आपको प्रॉपर्टी कैश में बेचनी पड़ती है। जो प्रॉपर्टी अगर आप कैश में बेचेंगे तो जो कैश रिच है वो लेते हैं और वो आपकी प्रॉपर्टी के औने दोने दाम मिलते हैं। दूसरा, इमरजेंसी में अगर किसी को लोन चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसको वो नहीं मिल जाता, उसको वो नहीं मिल सकता है। और ऑनरशिप तो आपके पास है ही नहीं। कल को अगर बैंक चाहे या कोई चाहे को वो आपको घर से बाहर निकाल सकता है कभी भी। ये इवन इन सभी इशू को देखते हुए आईबीबीआई का फरवरी में अमेंडमेंट आया, उन्होंने यही बोला कि अगर कोई प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जाता है और किसी होम बायर को घर मिल चुका है, तो होम बायर द होम दे गॉट पोजीशन दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, वो
होम बायर के पास ही रहेगा। तो ये एक IBBI का अच्छा मूवमेंट था। और जिन लोगों को पोजीशन मिल चुका है उनकी रजिस्ट्री हो। बट अभी IBBI में और भी कुछ एक अमेंडमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि होम बायर AR नहीं होंगे, क्योंकि एक इंतरिम AR IRP अपॉइंटेड होगा। तो उस पर भी हम लोगों को ऑब्जेक्शन है, उस पर हम लोग अभी एक IBBI में हम लोग कंप्लेंट करने वाले हैं कि होम बायर को जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उनमें होम बायर को AR बनाया जाए, क्योंकि अगर होम बायर AR बनेंगे तभी ये प्रोजेक्ट सॉल्व हो सकते हैं। अगर कोर्ट अपॉइंटेड या फिर IRP अपॉइंटेड AR होंगे तो ये प्रोजेक्ट कभी सॉल्व नहीं होंगे। इसमें इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस भी दिखती है, उसके बारे में आप एज अ होम बायर क्या कहते हैं? देखिए, इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस तो इसमें है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस भी हुए हैं, उसके लिए सरकार पूरी तरह से आंखें मूंद के बैठ जाती है। कुछ एक्शन हुए हैं बट उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर होम बायर ने पूरा पैसा दे दिया और किसी बिल्डर ने ना तो घर दिया, सबसे बड़ा चीज है अथॉरिटी भी आंखें बंद करके क्यों बैठी है? अथॉरिटी का पैसा है, रिकवर करे, क्यों नहीं करती है? तो ये उस वक्त क्यों नहीं किया जब ये पैसे बढ़ रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था और डेवलपमेंट हो नहीं रहा था उसके सामने? हाँ, अब अथॉरिटी बोलती है कि भाई मेरे को नोएडा एक्सटेंशन का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो बिल्डर से लेंगे ना। और बिल्डर ने अगर पैसा लेके दूसरी तीसरी चौथी कंपनी बना दी है तो ये तो सर भी देता है कि भाई अगर उसकी 20 कंपनियां बनी हुई तो आप उनको फाइनेंशियल ऑडिट कराइए, उनका फॉरेंसिक ऑडिट हो। तो ऑडिटिंग में भी दिक्कतें हैं सुपरटेक के ऑडिटिंग में दिक्कत है। सुपरटेक अगर हम देखेंगे, सुपरटेक के जो इसमें रफली ओनर है, ठीक है, RK अरोड़ा, बहुत सारी कंपनियां बनाई हुई हैं। आज की डेट में जो उनके बेटे हैं उनके नाम पे सर्विस लेटर से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पुरानी कंपनियां बंद होती जा रही हैं, इंसॉल्वेंट होती जा रही है, नई कंपनियां खुलती जा रही हैं। तो पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, उनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो, उससे पता चलेगा कि भी पैसा इधर से उधर गया। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? पुराने प्रोजेक्ट आपके स्टक है तो नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा आपने इधर से उधर साइफन ऑफ किया, और उसके लिए अभी ED ने उनको अरेस्ट भी किया था, अभी बेल पे बाहर है। तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं। तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जिस तरह से ये सारा मैटर है, इस तरह के और भी बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी फंसे हुए हैं। मैं केवल सुपरटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये अगर हम बात करते हैं सभी के लिए घर की, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और बोलते हैं कि सारे गरीबों को घर मिले, तो हम तो बोल रहे हैं कि हम मिडिल क्लास, हमने तो अपनी मेहनत की कमाई है। हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने जो पैसा दिया है हमें बस वही मिलना चाहिए। हम किसी से कोई ज्यादा मदद नहीं मांग रहे हैं, बट जो हमने पैसा दिया, जो हमारा हक है, हमें वही दे दो। हमें हमारा घर बना के दे दीजिए कि हमने टैक्स भी पे किया, उस पर हमने GST पे की, हमने इनकम टैक्स दिया। तो उसमें होम बायर की कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है